हेलो, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार गुप्ता, इतिहास विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज। आज मैं आप लोग को मौर्य साम्राज्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। यूनानी आक्रमण से उत्पन्न संकट एवं निरंकुश शासकों के अत्याचार से मगध की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए उसने चाणक्य की सहायता से अपना राज्य स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित राज्य मौर्य साम्राज्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की प्रामाणिक जानकारी का हमें अभाव मिलता है। फिर भी 345 ईसा पूर्व के आसपास उनके जन्म एवं पिपली वन के मौर्य गणतंत्र से उनके संबंधित होने की बात कही जाती है। अधिकांश इतिहासकार उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। 323 से 22 ईसा पूर्व तक चाणक्य के निर्देशन में उन्होंने तक्षशिला में अध्ययन कार्य पूर्ण किया। इस अवधि में चंद्रगुप्त के समक्ष दो स्पष्ट लक्ष्य थे: मगध से नंदों के अत्याचारी शासन को समाप्त करना और दूसरा यूनानी आक्रमणकारियों से भारत को मुक्ति दिलाना। अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने एक विस्तृत योजना का निर्माण किया। इसके पश्चात उन्होंने एक अस्थायी लड़ाकू कबीलों की सेना का गठन किया और मगध पर अधिकार हेतु योजना बनाई। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम सीमावर्ती क्षेत्रों पर अधिकार किया। विशेष रूप से पंजाब क्षेत्र पर अधिकार को चंद्रगुप्त की प्रथम महत्वपूर्ण विजय की संज्ञा दी जा सकती है। पंजाब एवं सिंध पर अधिकार के बाद उसने पर्याप्त मात्रा में संसाधन प्राप्त किया और बड़ी सेना का गठन किया। इसके पश्चात चंद्रगुप्त ने कूटनीति का सहारा लेते हुए मगध के प्रमुख सेना नायकों को अपनी ओर मिला लिया और अंततः मगध पर आक्रमण कर धनानंद को पराजित किया। इस प्रकार मगध पर अधिकार कर नंद शासन का अंत किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य एक साम्राज्यवादी शासक थे। मगध राज्य को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस संदर्भ में 305 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त सेल्यूकस संघर्ष बहुत ही उल्लेखनीय है, जिसमें उन्होंने सेल्यूकस को पराजित किया और यह विजय चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी विजय मानी जा सकती है तथा मगध में नंदों को पराजित करने में इसका अधिक महत्व रहा, क्योंकि इससे चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा बढ़ी और मगध क्षेत्र का अफगानिस्तान तक प्रसार हुआ। इस विजय के उपरांत की संधि में चंद्रगुप्त को हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, काबुल का क्षेत्र मिला। इस युद्ध ने यूनानी क्षत्रपों के समक्ष भारतीय श्रेष्ठता को स्थापित किया। अपने विजय अभियानों के द्वारा चंद्रगुप्त ने नंदों से भी अधिक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने समस्त भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया। चंद्रगुप्त के विजय अभियानों एवं साम्राज्य विस्तार की चर्चा यूनानी लेखक भी करते हैं। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना के साथ समूचे भारत को रौंद डाला। जस्टिन के अनुसार समस्त भारत चंद्रगुप्त के कब्जे में था। समकालीन साहित्य से भी चंद्रगुप्त के राज की सीमा मध्य एशिया से बंगाल की खाड़ी तक तथा हिमालय से मैसूर तक विस्तृत होने का वर्णन प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ महान विजेता ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उनके शासन का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। उन्होंने चाणक्य की सहायता से एक सुदृढ़ प्रशासन की भी व्यवस्था की और गुप्तचर प्रणाली को सुदृढ़ किया तथा न्याय व्यवस्था को कठोर एवं जनता के अनुकूल बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे, किंतु सेल्यूकस की पुत्री से विवाह करना और अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाना उनकी धार्मिक उदारता का परिचायक है। पाटलिपुत्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि एवं एक अस्थायी और विशाल सेना का गठन, शक्तिशाली प्रशासन की स्थापना इत्यादि चंद्रगुप्त की कुशलता को प्रकट करते हैं। यह कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम भारतीय साम्राज्य निर्माता थे, जिन्होंने नंदों और विदेशी शासन से भारतीय जनता को मुक्ति दिलाई, साथ ही साथ कुशल प्रशासन की व्यवस्था की। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में बिंदुसार एवं अशोक के मजबूत शासन का आधार प्रदान किया एवं भारतीय शासन की श्रेष्ठता को वैश्विक पहचान प्रदान की। अगर हम लोग मौर्य साम्राज्य की प्रकृति के बारे में बात करें तो वो साम्राज्यवादी थी और इसके अंतर्गत छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक विस्तृत क्षेत्र में शासन की स्थापना की गई।
पहली बार चक्रवर्ती की संकल्पना स्पष्ट रूप से प्रकट हुई। चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक को चक्रवर्ती शासकों के रूप में उल्लेखित किया गया है। मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में भी साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रदर्शन होता है। मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीकृत राज्य के रूप में था। विस्तृत क्षेत्र पर शासन होने के बावजूद केंद्रीय नियंत्रण काफ़ी मजबूत था। केंद्र से ही विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की जाती थी। वैसे तो स्थानीय स्तर पर भी शासन की व्यवस्था की गई थी, किंतु केंद्र का उस पर नियंत्रण था। मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक व्यवस्था कायम थी। वैधानिक एवं राजनीतिक दोनों अर्थों में राजतांत्रिक व्यवस्था स्थापित थी। राजतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए राज व्यवस्था में एक नए सिद्धांत को लाया गया, जो सप्तांग सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, जिसमें राजा, परिषद एवं सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मौर्य साम्राज्य के स्वरूप के अंतर्गत अशोक के काल में एक नया राजनीतिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। इसमें प्रजा कल्याण का दृष्टिकोण था। अशोक के शासन काल में राजतंत्र को पैतृक राजतंत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसमें प्रजा को संतान की तरह माना गया और प्रजा के कल्याण हेतु कार्य करना राजा का कर्तव्य माना गया। अशोक ने इसके लिए अभिलेखों में घोषणा भी की है। मौर्य साम्राज्य की प्रकृति का एक महत्वपूर्ण पक्ष प्रभावी एवं विस्तृत प्रकार का नियंत्रण भी था। इस नियंत्रण को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत समझा जा सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत यह नियंत्रण था। कर प्रणाली एवं राजस्व प्रणाली के अंतर्गत आर्थिक नियंत्रण को देखा जा सकता है तथा अशोक के धर्म को सामाजिक नियंत्रण के रूप में देखा जा सकता है। वैसे धर्म एक आचार संहिता थी जो सामाजिक क्षेत्र में समन्वय लाने के प्रयास के रूप में स्थापित हुई। मौर्य साम्राज्य के प्रभावी नियंत्रण को उसके नौकरशाही स्वरूप के अंतर्गत देखा जा सकता है। यह नौकरशाही व्यवस्था एकीकृत रूप में विभिन्न स्तरों पर स्थापित की गई थी। सर्वोच्च अधिकारी शासक स्वयं होता था और प्रत्येक शासक के नीचे शासन तंत्र में अधिकारी वर्ग नियुक्त किए गए थे। मौर्य साम्राज्य की केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत विकेंद्रीकरण की स्थिति भी मौजूद थी, जिसमें पुरोहित वर्ग, गुप्तचर व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था एवं स्थानीय शासन के अंतर्गत देखा जा सकता है। पुरोहित वर्ग को धर्म प्रचार से जोड़ा जाना, संस्था एवं संचार के रूप में गुप्त व्यवस्था को मजबूत करना आदि देखा जा सकता है। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य को भारत में एक विशाल साम्राज्य के रूप में देखा जा सकता है और इसकी एक प्रकृति को बताना एकांगी दृष्टिकोण होगा। इसे केंद्रीयकृत शासन के अंतर्गत विस्तृत स्वरूप के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिससे साम्राज्य का स्वरूप स्पष्ट होता है।